हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास 12 टू टुडेज वीडियो लेक्चर। क्लास आज हम प्रोसीड करेंगे विद द टॉपिक ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लास वैसे तो हम डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में समझ चुके हैं, हमने उसका एक तरह से आप कह सकते हो ओवरव्यू ब्रीफिंग हम पढ़ चुके हैं, बट आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ। वहां हमने एक तरह से ट्रेलर देखा था, आज हमें पूरी मूवी देखनी है। ओके, तो क्लास अगर हम बात करें फंक्शनल स्ट्रक्चर की, तो सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको पहले भी बताया है एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज है, ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं, जब हम फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाते हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। मैं आई रिपीट इट अगेन क्लास, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाते हैं तो उसे कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बात वही है कि हम फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट बना रहे हैं, मतलब हम जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है उन्हें इस तरह से ग्रुपिंग कर रहे हैं, उनकी इस तरह से ग्रुपिंग कर रहे हैं कि डिफरेंट फंक्शंस बन जाए। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर आपको एग्जांपल से बहुत इजीली समझ आ जाएगा। हमने प्रोडक्शन फंक्शन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स के लिए सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो मतलब हमने जो डिपार्टमेंट्स बनाए वो आप देख सकते हो, हमने फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए, तो वहीं से नाम बन गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है क्लास, फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सूटेबिलिटी का क्या है, मतलब कहाँ पे या किन सिचुएशंस में हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए, ये सभी टॉपिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी बार केस स्टडी आई है फंक्शनल या डिविजनल स्ट्रक्चर की, वो केस स्टडी या तो एडवांटेजेस में से आई है, डिसएडवांटेजेस में से आई या सूटेबिलिटी में से आई है। तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, तो इसमें से केस स्टडी आने के चांस कम है क्योंकि ये तो कोई भी पहचान जाएगा कि फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट बन रहे तो फंक्शनल स्ट्रक्चर है। इसलिए बोर्ड जितनी बार भी केस स्टडी देता है इस टॉपिक की तो उसके एडवांटेजेस में से देता है, डिसएडवांटेजेस में से देता है या सूटेबिलिटी में से देता है। ठीक है, तो हम जो एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सूटेबिलिटी हम फुल डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है क्लास, तो लेट्स प्रोसीड with the topic of advantages of functional structure. Yes, the first benefit or we can say the first advantage of functional structure is occupational specialization. Occupational specialization का क्या मीनिंग है क्लास, कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक्चुअली क्या होता है कि एक जो डिपार्टमेंट है उसमें एक ही टाइप की एक्टिविटी होती है, बार बार डेली वही एक्टिविटी होती है और वो कोई एक्टिविटी नहीं करते। तो जो भी एम्प्लॉयज इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो पर्टिकुलरली एक ही एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो वो उस एक्टिविटी में क्या हो जाते हैं? स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। अब जब आपने पढ़ ही लिया कि जब कोई एम्प्लॉय किसी एक्टिविटी में काम में स्पेशलाइज हो जाएगा तो वहां पे एफिशिएंसी आ जाएगी, वो एक्सपर्ट हो जाएगा, वहां वेस्टेज नहीं होगी। जैसे क्लास what happens in functional structure, emphasis is placed on a specific function, एक ही पर्टिकुलर फंक्शन पे फोकस किया जाता है and employees perform similar task within a department again and again। आप एक डिपार्टमेंट में एक ही काम बार बार कर रहे हो which leads to improvement in their performance। जैसे क्लास अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डेली बेसिस पे किस चीज का काम होता है? प्रोडक्शन का। उन्हें ना तो सेल्स की टेंशन है, ना उन्हें ह्यूमन रिसोर्स की टेंशन है, ना उन्हें फाइनेंस की, ये सब काम अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेसिकली किस चीज पे फोकस कर रहा है? प्रोडक्शन पे। जितने भी एम्प्लॉयज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो सभी के सभी एम्प्लॉयज का फोकस किस पे रहेगा? प्रोडक्शन की एक्टिविटीज पे। वो रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे सिर्फ प्रोडक्शन की एक्टिविटीज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो एम्प्लॉयज प्रोडक्शन के काम में क्या हो जाएंगे? स्पेशलाइज्ड। एंड जब वो एक काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो इसके अंदर क्या होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं अपने पर्टिकुलर काम में, अपने पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में परफेक्टली क्या हो जाएंगे? स्पेशलाइज हो जाएंगे। यस क्लास, नेक्स्ट एडवांटेज इज अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ये जो टर्म है ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डुप्लीकेशन मीन्स जब कंफ्यूजन के अंदर, केओस के अंदर एक ही काम, कंफ्यूजन की वजह से एक ही काम 2 या 3 एम्प्लॉयज कर दे, मतलब जब जॉब्स क्लियर ना हो, रोल क्लियर ना हो, तो कंफ्यूजन के अंदर एक ही काम 2-3 बार रिपीट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अब क्लास इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन में ज्यादा कुछ नहीं है,
इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि जब आप आंसर शीट में इस पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे तो एज सच आपको बहुत कुछ नहीं लिखना, क्योंकि है ही नहीं कंटेंट। आपको मेन क्या चीज समझनी है पहले समझते हैं, फिर उस लाइन पे जाते हैं जो हमें आंसर शीट में लिखनी है। क्लास देखो, इसके अंदर सेपरेट डिपार्टमेंट्स बने होते हैं रिगार्डिंग सेपरेट फंक्शन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ क्लियर है, वहां सभी एम्प्लॉयज को क्लियर है उन्हें प्रोडक्शन का काम करना है और उन्हें किसी काम से मतलब नहीं है। सेल्स डिपार्टमेंट का माइंड क्लियर है कि उन्हें सेल्स पे फोकस करना और उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स को अपना काम पता है, फाइनेंस को अपना काम पता है। जब सेपरेट फंक्शंस के सेपरेट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, हर एक डिपार्टमेंट अपने फंक्शन पे फोकस कर रहा है, सब अपने अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, उन्हें अपने काम के अलावा अपने फंक्शन के अलावा दूसरा कोई काम करना ही नहीं है। तो क्लास जब सेपरेट डिपार्टमेंट्स सेपरेट फंक्शन को लेके बने हुए हैं तो उससे क्या होता है, हर डिपार्टमेंट को क्लियर होता है कि मुझे क्या काम करना है। प्रोडक्शन को क्लियर है मुझे प्रोडक्शन का काम करना है, सेल्स को क्लियर है मुझे सेल्स का काम करना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती। जब कंफ्यूजन नहीं होती तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के चांसेस कम हो जाते, सबको अपना अपना काम पता है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जब कंफ्यूजन ही नहीं है तो ये चांस ही नहीं है कि एक काम जो है वो 2 या 3 बार गलती से हो जाएगा, बिकॉज सबको अपना डिपार्टमेंट क्लियर है, अपनी एक्टिविटी क्लियर है। अब यही चीज आपको लिखनी है एग्जाम में आंसर शीट में। सिंस सेपरेट डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू सेपरेट फंक्शंस आर क्रिएटेड, मेन लाइन यही है कि सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं रिलेटेड टू सेपरेट फंक्शन, डिपार्टमेंट भी अलग है उनका काम भी अलग है, काम भी मिक्स नहीं होगा। Since separate departments related to separate functions are created, duplication of work is minimized। अब duplication नहीं है, confusion नहीं है, तो wastage of resources भी नहीं है। अब जब resources की wastage नहीं है तो उससे क्या ensure होता है, it ensures optimum utilization of resources। तो एक ही बात को हमने थोड़ा elaborate कर दिया, हमने clear बोला separate departments related to separate functions are created, जिससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम हुआ, डुप्लीकेशन कम हुआ तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हुई, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हुई तो क्या होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आप जस्ट इसके बाद एक कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हो, इट इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्लास में आपको यही कहती हूँ, केस स्टडी में क्वेश्चन आ सकता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रखा है जिसके अंदर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होती। ABC Limited has adopted a type of organization structure which ensures minimum duplication of work, or we can say minimum wastage of resources. Which type of organization has been adopted by ABC Limited? तो जिस बच्चे को एडवांटेज अच्छे से पता है कि हाँ अगर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड होती है तो वो किस स्ट्रक्चर में होती है, फंक्शनल में, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। मैं यही कहना चाह रही थी आपको, मैं इंट्रोडक्शन में ही समझाना चाह रही थी आपको कि जो केस स्टडीज आती है ना वो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस में से ज्यादा अराइज होती है। Is that clear class? So now let's move to the third advantage of functional structure. क्लास अगर हम बात करें थर्ड एडवांटेज की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इसके एज सच कोई कंटेंट नहीं है, सिंपल सी एक लाइन है, सिंपल सा एक पॉइंट है। देखो कोऑर्डिनेशन बहुत इजी हो जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, क्यों? क्योंकि एक डिपार्टमेंट सिमिलर टास्क परफॉर्म कर रहा है, पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा काम कर रहा है, प्रोडक्शन का काम कर रहा है। तो जब क्योंकि टास्क सिमिलर है, सभी एम्प्लॉयज एक सिमिलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन बहुत इजी हो जाता है। तो इस पॉइंट में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको एक सिंपल सी लाइन लिखनी है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर एंश्योर्स बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ द टास्क परफॉर्म्ड इन अ डिपार्टमेंट। जो भी मैं आपको समझा रही हूँ कि एक डिपार्टमेंट में सिमिलर टास्क परफॉर्म होती है, सभी एम्प्लॉयज एक ही काम कर रहे हैं पूरे डिपार्टमेंट में, तो इसलिए जो कोऑर्डिनेशन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एंश्योर करना बहुत ईजी हो जाता है। इज दैट क्लियर क्लास? क्लास नेक्स्ट एडवांटेज इज इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। देखो क्लास, मैनेजर के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करना बहुत इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है? क्योंकि जो प्रोडक्शन मैनेजर है या जो सेल्स मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, उनको अपने डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एक्टिविटी को सुपरवाइज करना है। ऐसी कोई बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं हो रही उनके डिपार्टमेंट में कि उन्हें हर एक डिफरेंट एक्टिविटी पे नजर रखनी है, उस पर ध्यान देना है। उनके लिए सुपरविजन इसलिए इजी है क्योंकि एक ही टाइप ऑफ एक्टिविटी तो हो रही है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे डिपार्टमेंट में, एंड उन्हें सिर्फ उसी एक्टिविटी को सुपरवाइज करना है। सभी एम्प्लॉयज एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं, एक ही टाइप का काम हो रहा है पूरे डिपार्टमेंट में, तो मैनेजर के लिए उसको सुपरवाइज करना, उसको मॉनिटर करना, उस काम पे ध्यान रखना कितना इजी है, क्योंकि उन्हें एक ही फंक्शन को सुपरवाइज करना है। बस इसी पॉइंट को आपको एलैबोरेट करना है। कैसे? क्लास
ये जो लाइन मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखी है इसी से आपको अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लाइन पढ़ते ही टीचर को पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ आपको पॉइंट की डीप नॉलेज है। मैनेजर कैन इजिली गाइड एंड सुपरवाइज द एम्प्लॉइज एज ऑल द एम्प्लॉइज परफॉर्म सेम एक्टिविटी इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। यही तो हम कह रहे थे कि मैनेजर के लिए गाइड करना, सुपरवाइज करना बहुत आसान है, क्योंकि एक ही टाइप की एक्टिविटी हो रही है। भाई जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स का ही काम हो रहा है, सारा वो यही दिमाग लगा रहे कैसे सेल्स बढ़ाए, क्या करें। तो मैनेजर के लिए गाइड करना बहुत आसान है, क्योंकि उसे सेल्स के फंक्शन पे ही ध्यान देना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैनेजर के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि उससे सिर्फ किस पे फोकस करना है, प्रोडक्शन फंक्शन पे। सभी एम्प्लॉइज प्रोडक्शन फंक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उसे गाइड करना और सुपरवाइज करना उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। The manager becomes familiar with the type of task to be performed because there is only one type of function to be supervised by him। उसी लाइन को हमने वो elaborate कर दिया कि मैनेजर भी familiar हो जाता है कि क्या टास्क हो रही है। प्रोडक्शन मैनेजर को पता है, वो प्रोडक्शन से अच्छे से familiar हो गया, और एक ही तो फंक्शन है जो उसे सुपरवाइज करना है। बहुत सारे डिफरेंट काम तो उसे सुपरवाइज नहीं करने, एक एक्टिविटी तो सुपरवाइज करनी है, तो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर द मैनेजर टू सुपरवाइज वन सिंगल एक्टिविटी। ठीक है क्लास, जब उसके लिए सुपरविजन इजी हो गया, उसके लिए कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग इजी हो गया, तो इससे मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैनेजर बहुत अच्छे से अपना डिपार्टमेंट मैनेज कर पाता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होती है, कि वो सब पे इजी कह लो ना सुपरविजन रख पा रहा है, जिससे मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है और ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ते हैं। जब मैनेजर अच्छे से डिपार्टमेंट को देख पा रहा है, सुपरवाइज कर पा रहा है, गाइड कर पा रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट मिलता है इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। यस क्लास, द लास्ट पॉइंट ऑफ एडवांटेज इज इफेक्टिव ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देना बहुत इजी हो जाता है फंक्शनल डिपार्टमेंट में। ऐसा क्यों क्लास? क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉय को आप अपॉइंट करते हो और उसे आपको ट्रेनिंग देनी है, तो आपको उसे बहुत सारी चीजें नहीं सिखानी, आपको सिर्फ उसे प्रोडक्शन टेक्निक समझानी है। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को सपोज करो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपॉइंट करते हो, ठीक है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को जब आप ट्रेनिंग दोगे तो उसे फाइनेंशियल नॉलेज दोगे ना, उसे ह्यूमन रिसोर्स की, मार्केटिंग की, प्रोडक्शन की नॉलेज तो नहीं देनी, आपको उसे एक लिमिटेड रेंज ऑफ सेल्स करानी है, यानी फाइनेंस की। समझ रहे हो क्लास? तो सिंपल पॉइंट है, फंक्शनल स्ट्रक्चर मेक्स ट्रेनिंग इजी एज एम्प्लॉइज हैज टू बी ट्रेन्ड ओनली इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल। भाई जिस डिपार्टमेंट के लिए आप उन्हें अपॉइंट कर रहे हो, आपको उसी डिपार्टमेंट की पर्टिकुलर उन्हें स्किल सिखानी है। For example, employees of production department are given training of production techniques only। भाई सिंपल सी बात है, जो एम्प्लॉय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट हुआ है, जिसे आपको ट्रेनिंग देनी है, तो उसे आप सिर्फ क्या दिखाओगे, क्या सिखाओगे? प्रोडक्शन टेक्निक्स। तो ट्रेनिंग बहुत इजी है, क्योंकि आपको उसे उसी डिपार्टमेंट की लिमिटेड स्किल समझानी है। इज दैट क्लियर क्लास? तो इट्स वेरी इजी पॉइंट, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है, इफेक्टिव ट्रेनिंग। यस क्लास, अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर की। क्लास सबसे पहली डिसएडवांटेज है डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब आप ये सोचेंगे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में गोल्स अचीव करने में क्यों प्रॉब्लम होती है, बट क्लास ये रियलिटी है, ये फैक्ट है कि कई बार क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स अपने अपने में इतना आइसोलेट हो जाते हैं, इतना फोकस करने लग जाते हैं कि वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भूल जाते हैं। आप देखो, मैंने यहाँ पे ये लेस देन का साइन बनाया है, बिकॉज क्या होता है एक्चुअली में कई बार फंक्शनल स्ट्रक्चर में कि एम्फोसिस ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल वो कम पड़ जाता है, और जो आपके डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव है उस पर इतना ज्यादा फोकस आप लोग करने लग जाते हो, इतना ज्यादा डिपार्टमेंट्स अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करने लग जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करो सेल्स डिपार्टमेंट अपना ऑब्जेक्टिव, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसे कि भाई मेरे को दिखाना है कि मेरे डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, तो हो सकता है सेल्स डिपार्टमेंट अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दे, बहुत ज्यादा ऑफर दे दे, डिस्काउंट दे दे, जिससे क्या हो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जब अपने अकाउंट्स ऑडिट करे तो पता चले कि उससे कंपनी को बहुत कम प्रॉफिट हुआ है, जितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था उससे काफी कम प्रॉफिट हुआ है। रीजन क्यों? क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट ने अपने डिपार्टमेंट में इतना फोकस कर लिया, सिर्फ अपने अपने बारे में सोचा कि मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है, मुझे दिखाना है कि हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, और इतना ज्यादा फोकस कर लिया उस चीज में, इतना डिस्काउंट दे दिया कि जो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट था वो बहुत डाउन हो गया। तो ऐसा होता है
फंक्शनल स्ट्रक्चर में कि डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव पे एम्फोसिस इतना ज्यादा हो जाता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे एम्फोसिस कम हो जाता है। तो क्लास ये जो मैंने ब्लैक से लाइन लिखी है ये आपकी कंक्लूडिंग लाइन होनी चाहिए इस पॉइंट की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंप्रेसिव लाइन है। सच प्रैक्टिसेस मतलब ऐसी, मैं हिंदी वर्ड क्या बोलूं, हरकत है, ऐसी प्रैक्टिसेस मतलब जिसमें आप अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव पे कम फोकस कर रहे हो, तो ऐसी प्रैक्टिसेस, सच प्रैक्टिसेस में लीड टू क्रिएशन ऑफ फंक्शनल एम्पायर्स। आप अपना एम्पायर दिखा रहे हो, अपना डिपार्टमेंट दिखा रहे हो कि मेरे डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए चाहे कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो या ना। तो सच प्रैक्टिसेस में लीड टू क्रिएशन ऑफ फंक्शनल एम्पायर्स wherein the importance of a particular function may be overemphasized। कि आपने अपने फंक्शन पे अपने डिपार्टमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी, इतना ओवर एम्फेसाइज कर दिया कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो पीछे रह गया। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिसएडवांटेज। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज क्लास डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। क्लास बहुत ध्यान से समझना, इसकी हेडिंग को समझने में आप हो सकता है आप समझो बहुत इजी है, बट ये इतना इजी पॉइंट नहीं है। इसकी एक डीप उन्होंने रीजन मेंशन करा, वो रीजन समझना बहुत जरूरी है। देखो क्लास एक्चुअली क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में हर डिपार्टमेंट, जैसे आप देख रहे हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो इसके एम्प्लॉयज, इसके मैनेजर अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे फोकस करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय, सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर अपने डिपार्टमेंट पे फोकस करेंगे। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज और मैनेजर का फोकस सिर्फ अपने डिपार्टमेंट पे रहेगा, और हो सकता है अपने डिपार्टमेंट में फोकस करने के चक्कर में वो दूसरे डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग को इग्नोर करते हैं। आप क्लास एक्चुअली दिक्कत आती क्या है, होता क्या है, ध्यान से इस चीज को समझो। इफ आई एम सेइंग कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लास एक्चुअली में होता क्या है, जब फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ना एंड कोई भी कंपनी का काम होता है, तो इंफॉर्मेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में शेयर होना होता है, इट्स कंपल्सरी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज करो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करनी है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब प्रोडक्शन करेगा उससे पहले उसे कहीं ना कहीं सेल्स डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि एक्चुअली मार्केट में इस टाइम क्या चाहिए, मार्केट में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोज करो प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए उन्हें और लेबर चाहिए और उन्हें एम्प्लॉयज चाहिए, उसके लिए वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से कंसल्ट करेंगे कि भाई आप हमें कितने एम्प्लॉयज दे सकते हो, हमें इतने एम्प्लॉयज की जरूरत है। तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपना काम करने के लिए सेल्स से इंफॉर्मेशन चाहिए कि पहले मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर्स क्या चीज प्रेफर कर रहे हैं, उन्हें ह्यूमन रिसोर्स से बात करनी पड़ सकती है एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग। समझ रहे हो आप बात? तो इंफॉर्मेशन को ना एक्सचेंज होना होता है। एक और एग्जांपल लो, सपोज करो सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट को एक ऑर्डर लेना है, एक कॉन्ट्रैक्ट लेना है किसी से, ठीक है, गुड्स बनाने का। अब उससे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर पाएगा। उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी, सेल्स डिपार्टमेंट को, कि हम कॉन्ट्रैक्ट लेते टाइम कितना मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर करें। भाई डिस्काउंट कितना ऑफर करना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बता पाएगा। तो आप देख रहे हो कि इंफॉर्मेशन को ना एक्सचेंज होना पड़ता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट्स जो है ना ये फंक्शनली डिफरेंशिएटेड है, फंक्शन इनका डिफरेंट है, बट ये मिलके कंपनी का काम करते हैं। ये सारे मिलते हैं तो कंपनी का गोल पूरा होता है। तो इनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयर होना जरूरी होता है, इंफॉर्मेशन शेयर होनी ही होती है। बट अगर ये डिपार्टमेंट सिर्फ अपने अपने पे फोकस करेंगे एंड दूसरे डिपार्टमेंट को इग्नोर करते जाएंगे तो क्लास वहां बहुत दिक्कत आएगी, अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। लेट्स रीड, अंडर दिस स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज एंड द मैनेजर फोकस ओनली ऑन देयर डिपार्टमेंट and most of the time ignoring the function of other department। अपने पे इतना फोकस करते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट के फंक्शन को इग्नोर करते हैं। इट में लीड टू प्रॉब्लम्स, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सबके बीच में ना इंफॉर्मेशन शेयर होनी होती है, अगर इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कंपनी के गोल्स पूरे नहीं हो पाएंगे। सेल्स डिपार्टमेंट को कॉन्ट्रैक्ट डील फाइनल करनी है, लेकिन अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उससे बात ही नहीं करेगा कि हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, अगर फाइनेंस उसे इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करेगा कितना डिस्काउंट देना नहीं देना, तो सेल्स डिपार्टमेंट वो डील नहीं कर पाएगा। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि इनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयर होनी होती है, उसके बिना काम हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इनके बीच में प्रॉब्लम्स होंगी, तो कंपनी के गोल्स कभी भी अचीव
नहीं हो पाएंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना क्लास, क्योंकि जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने डिपार्टमेंट पे फोकस करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोरिंग द फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज अक्रॉस सच सेल्फ फोकस्ड फंक्शनिंग डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट। ध्यान से देखो, एक लाइन में सब क्लियर होगा। सेल्फ फोकस्ड अपने पे फोकस करते हैं, फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट है, इनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयर होना बहुत जरूरी है। अगर शेयर नहीं होती, इनके बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये कंपनी के लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगी। यस क्लास सी, नेक्स्ट डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई काम नहीं होता, गोल्स अचीव नहीं होते, तो उस टाइम डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट को आप ब्लेम करोगे, किससे आप जवाब मांगोगे, उससे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। कि जब गोल्स अचीव नहीं हुए या फिर कोई भी काम नहीं हुआ, तो हु इज टू बी ब्लेम्ड, किस पे ब्लेम डाला जाए, किसको जवाब देना होगा, तो उसे बोलते हैं क्लास अकाउंटेबिलिटी। क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, अगर कभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव ना हो तो क्लास किसी एक डिपार्टमेंट को ब्लेम करना इम्पॉसिबल, आप कर ही नहीं सकते किसी एक डिपार्टमेंट को ब्लेम। देखो कैसे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सभी फंक्शंस ना इंटर रिलेटेड। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर होगा। सपोज करो क्लास कि एक साल कंपनी का गोल था कि उनकी जो सेल्स हैं, जो उनकी सेल्स है वो 10 लाख यूनिट्स हो, पूरे साल में 10 लाख यूनिट्स की सेल्स हो, बट वो हुई नहीं, सेल्स बहुत ही कम हुई, सेल्स 6 लाख यूनिट्स हुई। समझना ध्यान से एग्जांपल को, कंपनी का गोल था कि सेल्स 10 लाख यूनिट्स हो, सेल्स हुई 6 लाख यूनिट्स। अब कंपनी ने सेल्स डिपार्टमेंट को ब्लेम करा कि भाई आपने जो है सेल्स 10 लाख यूनिट्स नहीं करी, आपने काम अच्छे से नहीं करा। तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या कह सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट कह सकता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, सेल्स इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था उसने गुड्स ही अच्छे नहीं बनाए, गुड्स की डिजाइनिंग अच्छी नहीं थी, गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने खराब काम करा, इसलिए मैं सेल्स नहीं कर पाया। अच्छा, अब पूछा जाए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये बोलेगा कि भाई मुझे ना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉयज अच्छे नहीं दिए, और इवन मेरे कितने एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम थी, उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं करी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने। अच्छा, अब ह्यूमन रिसोर्स के पास आप गए, तो ह्यूमन रिसोर्स कह रहा भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ से अच्छे एम्प्लॉयज लाऊं, फाइनेंस ने मुझे बजट ही नहीं दिया अच्छी सैलरीज देने का, हमें कम सैलरी देने को बोला, तो कम सैलरी में मुझे बेकार एम्प्लॉयज मिले, मुझे अच्छे एम्प्लॉयज देने वाली सैलरी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इतने पैसे ही नहीं दिए, इतना बजट ही नहीं दिया कि हम अच्छी सैलरी दे पाए। तो आपने देखा कि आपके गोल्स अचीव नहीं हुए, लेकिन आप किसी एक डिपार्टमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स से इंटरलिंक्ड है, ये चारों या पांचों जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारे मिलके जब काम करते हैं तब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होता है, जब ये सारे मिलके काम करते हैं। कोई एक डिपार्टमेंट से गोल अचीव नहीं होगा, सारे डिपार्टमेंट इंटर रिलेटेड, इंटरलिंक्ड है। तो आपने एक को ब्लेम करा, उसने इस पे ब्लेम डाला, प्रोडक्शन ने इस पे डाला, इसने इस पे डाला, तो आप किसी एक को ब्लेम कर ही नहीं पाए, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट इंटर रिलेटेड है। वही पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है, सिंस ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, it becomes very difficult to make any one department accountable when organizational goals are not in। ये क्लास बहुत मुश्किल है कि आप किसी एक डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल करो जब गोल्स अचीव ना, क्योंकि एक दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे ब्लेम कर देगा, बिकॉज उसका मेन रीजन क्या है जो आपको पेपर में लिखना है, सिंस ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, इसलिए आप किसी एक डिपार्टमेंट पे ब्लेम कर ही नहीं सकते। Yes class, next point is very simple, conflict of interest। A conflict of interest may arise when the interest of two or more departments are not compatible। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि दो डिपार्टमेंट्स का जो इंटरेस्ट है, जो वो सोच रहे हैं, वो मैच ना हो, एक दूसरे से कंपैटिबल ना हो। सिंपल से एग्जांपल से पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सपोज करो क्लास, सेल्स डिपार्टमेंट अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए बहुत यूनिक और इनोवेटिव डिजाइन चाहता है प्रोडक्ट का, कि भाई जो प्रोडक्ट है बड़ा क्रिएटिव, इनोवेटिव और बहुत मस्त डिजाइन हो प्रोडक्ट का, जिसकी वजह से सेल्स बढ़ जाए। बट जो डिजाइन सेल्स डिपार्टमेंट एडवाइस कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा यूनिक और इनोवेटिव डिजाइन हो सकता है वो डिजाइन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक्सेप्टेबल ना हो। भाई सेल्स डिपार्टमेंट अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए बड़ा यूनिक और इनोवेटिव डिजाइन बता रहा है प्रोडक्ट का, बट इट माइट हैपन कि वो डिजाइन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक्सेप्टेबल ना हो। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, दोनों डिपार्टमेंट के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, कंफ्लिक्ट हो जाएगा, एंड ये कंफ्लिक्ट हार्म कर सकता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर दो डिपार्टमेंट में लड़ाई हो जाए, कंफ्लिक्ट हो जाए, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे।
लास्ट पॉइंट ऑफ डिसएडवांटेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है क्लास की जो एम्प्लॉयज होते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर में, या जो फंक्शनल हेड होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये बड़े इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं। इनफ्लेक्सिबल मतलब क्या है कि इनके अंदर एक ही स्किल होती है, एक ही स्किल में परफेक्ट होते हैं, तो ये किसी और डिपार्टमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती, इतने फ्लेक्सिबल नहीं है कि दूसरे डिपार्टमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर पाए, एंड ना ही दूसरे डिपार्टमेंट में इवन ये टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए भी प्रेफरेबल नहीं होते। ऐसा क्यों होता है, अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखो क्लास क्या होता है, सपोज करो प्रोडक्शन मैनेजर 10-20 साल से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभाल रहा है, एक्सपर्ट हो चुका है प्रोडक्शन टेक्निक्स में। अब कभी भी, लेकिन फिर भी कभी भी इसको टॉप मैनेजमेंट पोजीशन के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट पे वो लोग आते हैं जिन्हें डिफरेंट फील्ड्स का एक्सपीरियंस होता है, उन्हें प्रोडक्शन की भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो, सेल्स की भी नॉलेज हो, ह्यूमन रिसोर्स की भी नॉलेज, फाइनेंस, सभी फील्ड में उनका एक्सपीरियंस हो, तभी हम उन्हें एमडी या जनरल मैनेजर की पोस्ट पे रखते हैं। अब प्रोडक्शन मैनेजर ने कितने भी साल प्रोडक्शन का काम करा, वो कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन उसकी नॉलेज है वो सिर्फ किसकी है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, प्रोडक्शन टेक्निक्स की। तो क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स में है, तो कभी भी ऐसे लोगों को टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं है, ये इनफ्लेक्सिबल हो चुके हैं। एक ही चीज आती है, इनका एक नैरो पर्सपेक्टिव बन चुका है प्रोडक्शन को लेके, इन्हें सेल्स की नॉलेज नहीं है, ह्यूमन, क्योंकि इतने सालों से वो एक ही काम कर रहे हैं, उसी में एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो क्लास इनफ्लेक्सिबिलिटी में देखो क्या होता है, एम्प्लॉयज गेट ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शन, एक ही फंक्शन में आता है, उनका वही एक नैरो पर्सपेक्टिव बन जाता है। एंड फंक्शनल हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन बिकॉज देर अनेबल टू गैदर एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एक्टिविटीज और एरियाज। जो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर को अपना ही काम आता है, उन्हें डिफरेंट फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, एंड क्योंकि उन्हें डिफरेंट फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है तो उन्हें टॉप मैनेजमेंट पोजीशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर क्लास? अब क्लास क्विकली इस टॉपिक को देख लेते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी कहाँ है, कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, when the company is dealing in one product line, क्योंकि जैसे ही आपके एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं 2, 3, 4, तो डिविजनल स्ट्रक्चर प्रेफरेबल है। ये हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में भी पढ़ चुके हैं, अब डिविजनल स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में भी कवर करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना क्लास, जब भी कंपनी सिंगल प्रोडक्ट लाइन में डील कर रही है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज प्रेफरेबल, ठीक है। When there is requirement of high degree of functional specialization, जब आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए बहुत हाई डिग्री की, वो भी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन जो हमने एडवांटेज में पढ़ी थी, मतलब आप चाहते हो परचेजिंग में आपका डिपार्टमेंट एक्सपर्ट हो, सेल्स में एक डिपार्टमेंट एक्सपर्ट हो, एक प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हो, एक फाइनेंस में एक्सपर्ट हो, तो जब आप हर एक्टिविटी में स्पेशलाइजेशन चाहते हैं तो वहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रेफरेबल है। एंड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कैरी आउट डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, एंड जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, आपको प्रोडक्शन भी है, परचेज भी है, सेल्स भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, मार्केटिंग भी है, फाइनेंस भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, जब आप इतनी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज कर रहे हो तो देयर इज रिक्वायरमेंट कि आप हर फंक्शन का एक डिपार्टमेंट बना दो। जब एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज में डाइवर्सिफिकेशन, सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन है तो डिविजनल स्ट्रक्चर आएगा, विच वी विल स्टडी नेक्स्ट क्लास। एक्टिविटीज में डाइवर्सिफिकेशन है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रेफरेबल है। इज दैट क्लियर क्लास? सूटेबिलिटी अपने आपको पता होनी चाहिए, जब एक प्रोडक्ट लाइन है, हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है। बट मैं फिर भी आपको कह रही हूँ, जो केस स्टडीज की फॉर्मेट होता है, केस स्टडीज का फॉर्मेट एडवांटेज डिसएडवांटेज में से ही ज्यादा अराइज होती है, बट हाँ सूटेबिलिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स की तरफ फोकस कर रहे हो तो आपको एक भी टॉपिक या एक भी लाइन मिस नहीं करनी है जो सीबीएसई पिक कर सकती है। इज दैट क्लियर क्लास? तो हमने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करा सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द केस स्टडीज, and we have also discussed the important lines of NCERT which you must write in your answer sheet to score very good marks. Class, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो you can mark it in the comment box.